आज हम तीन टॉपिक की बात करेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लास्ट थ्री टॉपिक्स हैं। एक तो फोटो पीरियडिज्म, दूसरा वर्नलाइजेशन एंड द लास्ट में इज द सीड डॉर्मेंसी। सबसे पहले हम बात करेंगे फोटो पीरियडिज्म की। जैसा कि यहाँ टर्म बिल्कुल क्लियर है, पीरियड मींस ड्यूरेशन ऑफ लाइट। अभी तक जो हमने ऑक्सीजन के इफेक्ट में बात की थी दैट वाज द फोटोट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म मींस डायरेक्शन, बट यहां हमारा जो रिस्पॉन्स है दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ लाइट। और ज्यादा अगर हम डीप में, जैसा कि एनसीईआरटी में भी लिखा है, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो ड्यूरेशन ऑफ बोथ लाइट एंड डार्क ये रिलेटिव अमाउंट है जो इफेक्ट करता है। जैसे कि सामने जो आपके डायग्राम है उसमें आपको देखिए क्रिटिकल एक लेंथ दे रखी है कि इतने टाइम पीरियड ये क्रिटिकल लेंथ है एक ही। अब अगर वो शॉर्ट डे प्लांट है तो जाहिर सी बात है क्रिटिकल डे लेंथ से ज्यादा लाइट मिलेगी तो वो फ्लावर नहीं करेगा, उससे कम मिलेगी तो फ्लावरिंग कर जाएगा। लेकिन तीसरा एक्सपेरिमेंट ये बहुत ध्यान रखने वाला है कि भाई देखने में तो कंडीशन यही है, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, यहां बीच में एक फ्लैश दे दिया गया लाइट का। तो कुछ साइंटिस्ट ने ये कहा कि एक्चुअल में शॉर्ट डे प्लांट को कम लाइट नहीं बल्कि इस लाइन से ज्यादा डार्क चाहिए होता है। वो डार्क को ज्यादा रेफरेंस दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इसलिए बीच में लाइट देने पर नाइट का ड्यूरेशन है ये क्या हुआ, ये ब्रेक हो गया। दैट इज प्रॉब्लमेटिक, इसलिए इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई। सेम कंडीशन देखिए लॉन्ग डे प्लांट्स में क्या है, क्रिटिकल डे लेंथ से ज्यादा लाइट मिलेगी फ्लावरिंग होगी, कम मिलेगी फ्लावरिंग नहीं होगी। लेकिन क्या हुआ, फिर इंपॉर्टेंस जो मैंने बात कही थी कि लॉन्ग डे प्लांट को क्या चाहिए थी, कम ड्यूरेशन के लिए डार्क, ये कैसे यहां हो, इसलिए फ्लावरिंग हो गई। तो आपके एनसीईआरटी में भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखी कि ड्यूरेशन ऑफ डार्क पीरियड इज आल्सो ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। तो हम जैसे कि अभी तक अपनी डिफिनीशन दे रहे थे कि शॉर्ट डे प्लांट को कम ड्यूरेशन के लिए लाइट चाहिए, लॉन्ग डे पीरियड को ज्यादा ड्यूरेशन के लिए लाइट चाहिए, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट को लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए डार्क चाहिए और लॉन्ग डे प्लांट को कम ड्यूरेशन के लिए डे चाहिए, लाइट चाहिए। अब दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि आखिर इस प्लांट में हु इज रिसीविंग लाइट, कौन बता रहा है शूट एपेक्स को कि लाइट आ चुकी है और आपको अब फ्लावर यहां बनाना है। दैट इज द पार्ट इज लीफ। लीफ है प्लांट की, वो रिसीव करती है ड्यूरेशन ऑफ लाइट और यहां से एक केमिकल यहां बनता है जिसको हम कहते हैं फ्लोरिजेन, और वो यहां से जाता है शूट एपेक्स तक और यहां फ्लावरिंग कॉज कराता है। तो फ्लोरिजेन जो है इट इज ए हार्मोनल सब्सटेंस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इंपॉर्टेंट वर्नलाइजेशन। आप यहां देख सकते हैं दिस कंडीशन इज, राई की एक वैरायटी ये है और एक वैरायटी आपकी ये, दिस इज स्प्रिंग वैरायटी एंड दिस इज विंटर वैरायटी। स्प्रिंग वैरायटी को आपने स्प्रिंग में सो किया और उसने देखिए लास्ट में जाके यहां आपकी फ्लावरिंग दे दी। इसी तरीके से जो आपकी विंटर वैरायटी थी वो आपने विंटर के लास्ट में सो की, सॉरी ऑटम के लास्ट में सो की, और विंटर पीरियड लेता हुआ ये जाके यहां फ्लावरिंग इसने दी। अब अगर इस वैरायटी के सीड को, जो कि विंटर वैरायटी है, अगर हम यहां सो कर देते इसके साथ, तो ये फ्लावरिंग देता जाके
यहां कहीं पे। दैट आंसर इज दैट कि इस विंटर वैरायटी को नीड थी किस चीज की, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर की, जो कि इसको मिल रही थी कहां, विंटर में। इसके साथ सो कर देने से यहां फ्लावरिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि इस वैरायटी को, केवल इस वैरायटी को यहां क्या नहीं मिलेगी, एक्सट्रीमली लो एनवायरमेंट नहीं मिला, इसलिए उसमें फ्लावरिंग नहीं थी। ये केस आपको राई में भी देखने को मिलता है, व्हीट में भी है, बार्ली में भी है। इसके अलावा कुछ बाइनियल प्लांट्स हैं जैसे कि शुगर बीट, कैबेज, कैरेट, उनके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। तो उसका एक तरीका यही है कि आप क्या करें, इन सीड को अगर आप चाहते हैं कि यहाँ सो करें और ये फ्लावरिंग हमें इसी के साथ दे दें, इस वाले के साथ, तो हमें कुछ नहीं है, इसको हम लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, जिसे हम एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर कहते हैं, उसमें थोड़ी देर सोक करेंगे, उसके बाद इनके साथ सो कर देंगे। ये वैरायटी भी इस वैरायटी की तरह, स्प्रिंग वैरायटी की तरह अपना फ्लावरिंग शो करने लगेगी। दिस इज द कॉल्ड वर्नलाइजेशन, कि हमने जो विंटर वैरायटी थी उसको विंटर ना देकर, नेचुरल टेम्परेचर ना देकर आर्टिफिशियली 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे दिया और वो हमारी स्प्रिंग वैरायटी की तरह ही बिहेव करने लगी। दैट इज नोन एज द वर्नलाइजेशन। कहां का ये कॉन्सेप्ट है, व्हीट है, बार्ली है, राई है, शुगर बीट है, कैबेज है, कैरेट है। लास्ट वन टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीड डॉर्मेंसी। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, देखिए ये जो फिगर मैंने यहाँ रखा है सामने आपके स्लाइड पे, ये फिगर एक्चुअल में जो हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, लगभग 25 सीड्स हम वाटर में सोक कर देते हैं पेट्री प्लेट में, नीचे फिल्टर पेपर रख सकते हैं या टिश्यू पेपर रख सकते हैं, उस पर आपने सीड रख दिए। यहाँ ये मस्टर्ड के सीड रखे हुए हैं। अब यहाँ प्रॉपर ऑक्सीजन भी मिल रही है, प्रॉपर मॉइस्चर भी मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि कंडीशन सारी फेवरेबल है एक्सटर्नल, तब भी अगर कोई सीड जर्मिनेट ना करे, दैट इज द कॉल्ड सीड डॉर्मेंसी। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक ये सीड जर्मिनेट नहीं किया, या आपका ये सीड जर्मिनेट नहीं किया, ये देखिए ये सीड पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये जो सीड की प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलने के बाद, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मिलने के बाद अगर सीड आपके जर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, दैट इज द कॉल्ड डॉर्मेंसी। अब उसके लिए कोई ना कोई इंटरनल रीजन ही रिस्पॉन्सिबल होगा। वो रीजन क्या क्या हो सकते हैं, नंबर 1, सीड कोट आपका हार्ड है और इम्परमिएबल है, ऑक्सीजन या वाटर अंदर नहीं जा पाया होगा। दूसरी चीज, किसी कोई ग्रोथ इनहिबिटर या केमिकल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन हाई होगी, जैसे कि एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, ये रीजन हो सकता है। एक रीजन और हो सकता है कि इमेच्योर एम्ब्रियो हो। रेननकुलस में देखा गया कि वहां इमेच्योर एम्ब्रियो होता है। कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि कुछ सीड्स को, जैसे कि ऑर्किड्स में, उनको माइकोराइजा की एसोसिएशन चाहिए होती है, उसके बिना वो जर्मिनेट नहीं करते। अब सवाल ये है कि जो ये सीड है, इनकी डॉर्मेंसी को हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं, तो जर्मिनेट ही नहीं हुए। अगर इसका रीजन ये है कि ये हार्ड कोट सीड कोट है, तो दैट यू शुड यूज द नाइफ, सैंड पेपर टू रिमूव दिस हार्ड सीड कोट। यू कैन यूज विगरस शेकिंग, एक बॉक्स में आप स्टील के बॉक्स में रख के उसको खूब शेक करिए, तो हो सकता है जो उसकी ओपनिंग होती है, जो माइक्रोपाइलर ओपनिंग जिसको ओस्टियोफोलियर ओपनिंग भी कहते हैं, हो सकता है वो ओपन हो जाए। या हम इसको केमिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, किसका, जिब्रेलिक एसिड का। जिब्रेलिक एसिड जब हम इस मीडिया में डाल देंगे, इट कैन जर्मिनेट, अगर उसका रीजन कोई केमिकल इनहिबिटर है तो। नेक्स्ट वन, कि हम इसको नाइट्रेट से भी ट्रीट कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या पता इसको चिलिंग ट्रीटमेंट चाहिए, कुछ सीड्स को चिलिंग ट्रीटमेंट, जैसे वर्नलाइजेशन वाला केस था, वहां जर्मिनेशन के लिए से चाहिए, तो दैट इज कि हम इसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे के देख सकते हैं। और जैसी रिक्वायरमेंट है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ रिसर्च, कि हमें एकदम देखने से पता नहीं चलेगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। तो आफ्टर द रिसर्च एंड आफ्टर द कंडीशंस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स हैं वो अपना फीकल मैटर एक्सट्रैक्ट करती हैं, तो
उसमें से कुछ सीड जर्मिनेट कर जाते हैं। तो उसका रीजन ये होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके उसका जो सीड कोट है वो डाइजेस्ट हो चुका होता है और आपके सीड जर्मिनेट कर जाते हैं। अदर एसिड्स का भी यूज आप कर सकते हैं हार्ड सीड को हटाने के लिए। वेरी डिफरेंट मेथड्स, मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल मेथड्स। टिश्यू कल्चर में जब ऑर्किड्स के सीड जर्मिनेट नहीं कर रहे हैं नेचुरली, तो हम उसे हार्मोनल इंडक्शन दे देते हैं और वो सीड हमारे जर्मिनेट कर जाते हैं टिश्यू कल्चर में। लेकिन हाँ, ये बता दूं आपको, टिश्यू कल्चर में भी हम GA3 का ही यूज नहीं करते हैं, अदर मीडिया हम यूज करते हैं। थैंक यू।